कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही जरूरी चीज पर बात करने वाले हैं। मकान किराया भत्ता, जिसे एचआरए कहते हैं। जी, हाउस रेंट अलाउंस। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो रेलवे स्थापना संहिता वॉल्यूम 2 के अध्याय 17 से है। इसमें सारे नियम दिए गए हैं। बिल्कुल, ये ऑफिशियल सोर्स है। नियम अक्सर थोड़े सूखे लगते हैं, पर कोशिश करते हैं कि इसके जो काम के पहलू हैं उन्हें समझें। तो सबसे पहला सवाल, ये एचआरए दिया क्यों जाता है? नियम 1701 कहता है कि भाई कर्मचारियों को उनके पोस्टिंग वाले शहर में रहने के खर्चे में मदद मिले। क्या यही है इसका मेन मकसद? बिल्कुल। एचआरए और आपको याद होगा पहले एक सीसीए भी होता था, कॉम्पनसेटरी सिटी अलाउंस। हाँ हाँ, सुना है। ये सब कर्मचारी कल्याण का ही हिस्सा है। रेलवे में तो देखिए पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, छोटे शहर, बड़े शहर, सही बात है। और हर जगह रहने का खर्चा बिल्कुल अलग। तो ये नियम इसी फर्क को क्या कहते हैं, संभालने की कोशिश करते हैं। आज यही देखेंगे कि कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले ये मिलता किसको है, मतलब कौन कौन से कर्मचारी इसके हकदार हैं? मोटे तौर पर लगभग सभी रेगुलर कर्मचारी, चाहे वो परमानेंट हो या टेम्पररी। अच्छा। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है इसमें, जो नियम 1702 में साफ साफ लिखी है। शर्त? वो क्या है? शर्त ये है कि कर्मचारी को सरकारी आवास मतलब क्वार्टर अलॉट न हुआ हो। अलॉट ना हुआ हो या उसमें रह ना रहा हो? देखिए, नियम कहता है अलॉट न हुआ हो। अगर आपको क्वार्टर मिल गया है कागज पर, भले ही आप उसमें शिफ्ट न हुए हों, तो आप एचआरए नहीं ले सकते। असल चीज आवंटन यानी अलॉटमेंट है। अच्छा, ये तो बड़ी अहम बात है। मतलब या तो सरकारी घर लो या फिर उसका किराया भत्ता, दोनों एक साथ नहीं। हाँ, बिल्कुल यही सिद्धांत है इसके पीछे। सरकार का मानना है कि भाई जब रहने की सुविधा दे दी तो फिर अलग से किराया भत्ता क्यों देना, डबल फायदा नहीं। सही है, दोहरा लाभ न देना। समझ गया। चलिए, ये तो ही पात्रता की बात। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। कितना मिलता है? ये सुना है कि शहर के हिसाब से रेट अलग अलग होते हैं। हाँ, यहीं पर नियम 1703 और जो 7वां वेतन आयोग है उसकी सिफारिशें लागू होती हैं। ये 1 जुलाई 2017 से चल रहा है सिस्टम। शहरों को उनकी आबादी मतलब पॉपुलेशन के बेस पर 3 क्लास में बांटा गया है, एक्स, वाई और जी। XYZ, ये कौन कौन से शहर हैं, जरा बताएंगी? एक्स क्लास में वो मेट्रो शहर आते हैं जिनकी आबादी 50 लाख से ज्यादा है, जैसे अपनी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। बड़े शहर। हाँ, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे भी इसमें है। यहाँ एचआरए मिलता है कर्मचारी के बेसिक पे का 24%। 24%? ये तो काफी हुआ। और वाई क्लास? वाई क्लास में वो शहर है जिनकी आबादी 5 लाख से 50 लाख के बीच है। अच्छा, मीडियम साइज के शहर। हाँ, कह सकते हैं। यहाँ एचआरए मिलता है बेसिक पे का 16%। 16%, ठीक है। और फिर जी? बाकी जितने भी शहर, कस्बे या जगह बची जिनकी आबादी 5 लाख से कम है, वो सब जेड क्लास में आती हैं, और वहाँ एचआरए है बेसिक पे का 8%। तो मतलब साफ है, शहर जितना बड़ा, जितना महंगा, उतना ज्यादा एचआरए परसेंट। बिल्कुल। इसमें कोई मिनिमम अमाउंट भी तय है क्या? मान लीजिए किसी की बेसिक पे बहुत कम हो तो? हाँ, ये अच्छा सवाल है। खासकर जो निचले पे लेवल के कर्मचारी हैं, लेवल 1 और 2 के, उनके लिए एक मिनिमम एचआरए तय किया गया है, 5400 रुपए प्रति महीना। 5400 रुपए? जी, अगर उनका परसेंटेज वाला कैलकुलेशन इससे कम भी बनता है तो भी उन्हें कम से कम 5400 रुपए मिलेंगे। ये अच्छी बात है। और एक और बहुत जरूरी बात है इसमें, ये जो रेट्स हैं 24%, 16%, 8%, ये फिक्स नहीं है। अच्छा, फिक्स नहीं है? नहीं, ये महंगाई भत्ते यानी डीए से जुड़े हुए हैं। डीए से? वो कैसे जुड़ गए? डीए बढ़ने से एचआरए भी बढ़ता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल। नियम ये कहता है कि जब डीए बढ़कर बेसिक पे के 25% को क्रॉस कर जाएगा। 25%? हाँ, जैसे ही डीए 25% से ज्यादा होगा, एचआरए के रेट्स भी अपने आप बढ़ जाएंगे। वो कितने बढ़ेंगे? एक्स शहरों के लिए 24 से बढ़कर 27%, वाई के लिए 16 से 18% और जेड के लिए 8 से 9% हो जाएगा। अरे वाह! और अगर डीए और ज्यादा बढ़ गया तो मान लीजिए 50% पहुंच गया, तो रेट्स एक बार और बढ़ेंगे। जब डीए 50% क्रॉस करेगा तो एक्स शहरों के लिए रेट 30%, वाई के लिए 20% और जेड के लिए 10% हो जाएगा। 30, 20, 10। जी। ये इसलिए किया गया है ताकि जैसे जैसे महंगाई बढ़े, रहने के खर्च में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका असर एचआरए में भी दिखे। इसका जिक्र रेलवे बोर्ड के सर्कुलर वगैरह में भी आता है। कर्मचारियों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी सैलरी स्लिप में एचआरए सिर्फ बेसिक पे पर नहीं,
बल्कि डीए किस लेवल पर चल रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। ये तो वाकई बढ़िया सिस्टम है, खासकर जब महंगाई बढ़ रही हो। अच्छा, ये तो हुई मिलने की बात। क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन है जब कोई कर्मचारी मतलब उसको सरकारी क्वार्टर नहीं मिला, फिर भी एचआरए न मिले या बंद हो जाए? हाँ, ऐसी कुछ स्थितियां हैं। इनका जिक्र नियम 1704 के आसपास है। बेसिक सिद्धांत वही है, अगर आपको किसी भी तरह की सरकारी रहने की सुविधा मिल रही है तो फिर एचआरए नहीं। जैसे पहला तो वही, क्वार्टर अलॉट हो गया, भले ही आप उसमें गए नहीं। दूसरा, अगर आप पहले से ही किसी सरकारी बिल्डिंग में रह रहे हैं, हो सकता है वो प्रॉपर क्वार्टर न हो पर सरकारी जगह है। एक और जरूरी चीज, अगर आपके पति या पत्नी जो खुद सरकारी नौकरी में है, उनको सरकारी क्वार्टर मिला है और आप उनके साथ उसी क्वार्टर में रह रहे हैं। अच्छा, स्पाउस वाला केस। हाँ, तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। या फिर मान लीजिए ऑफिस के कैंपस में ही, मतलब प्रीमाइसेस में ही रहने की कोई सुविधा दे दी गई है। इन सब केस में एचआरए नहीं मिलता। समझ गया, मतलब कनेक्शन सरकारी आवास या सुविधा से ही है। ठीक है, अब मान लीजिए कर्मचारी किराए के घर में रह गए, एचआरए ले रहा है, क्या उसे कोई प्रूफ देना पड़ता है कि वो सच में किराया दे भी रहा है, रसीद वगैरह? हाँ, ये जरूरी है। नियम 1705 इसी बारे में है। अगर आपका एचआरए क्लेम महीने का 7,500 रुपए से ज्यादा बनता है। 7,500 रुपए से ज्यादा? हाँ, तो आपको किराए की रसीद यानी रेंट रिसिप्ट जमा करनी होगी। सिर्फ रसीद नहीं, उसमें मकान मालिक का पैन नंबर भी लिखा होना चाहिए, खासकर अगर किराया एक लिमिट से ज्यादा है सालाना। ये इनकम टैक्स के नियमों के हिसाब से भी जरूरी है। पैन नंबर भी? अच्छा, इसकी क्या वजह? मेनली तो ये टैक्स नियमों का पालन करने के लिए है, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और डिपार्टमेंट को भी ये पक्का करने में मदद मिलती है कि जो एचआरए का दावा किया जा रहा है वो असली है, महज कागजी नहीं। ये रसीदें फिर बाद में ऑडिट वगैरह में भी काम आती हैं, जैसा कि नियम 1710 और 1715 में बताया गया है। वहां इनकी चेकिंग हो सकती है। ऑडिट की बात आ ही गई है तो अच्छा, आपने शुरू में सीसीए का भी नाम लिया था, कंपेंसेटरी सिटी अलाउंस। उसका क्या हुआ आजकल? क्या वो भी मिलता है एचआरए के साथ? नहीं, सीसीए तो अब कह सकते हैं इतिहास बन गया है, खत्म हो गया। हाँ, जब 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो इसे खत्म कर दिया गया। पहले ये बड़े शहरों में रहने की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती थी उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मिलता था। अच्छा, लेकिन अब ये मान लिया गया है कि एचआरए के जो ये XYZ वाले अलग अलग रेट्स हैं, वही शहरों के बीच के खर्चे के अंतर को काफी हद तक कवर कर लेते हैं। तो अब सिर्फ एचआरए है, सीसीए बंद हो चुका है। समझ गया, तो अब सीसीए नहीं है। अच्छा, अब कुछ ऐसी सिचुएशंस पर आते हैं जो अक्सर कर्मचारियों की जिंदगी में आती हैं, जैसे मान लीजिए किसी का ट्रांसफर हो गया या वो डेपुटेशन पर कहीं गया है, तब एचआरए का क्या होगा, कहाँ का मिलेगा? ये बहुत कॉमन सवाल है और नियम 1707 इसी को क्लियर करता है। अगर किसी का टेम्पररी ट्रांसफर हुआ है या वो डेपुटेशन पर है और उसकी फैमिली अभी भी उसकी जो ओरिजिनल पोस्टिंग वाली जगह थी वहीं रह रही है। अच्छा, फैमिली पीछे रह गई। हाँ, तो उसे पिछली जगह के हिसाब से ही एचआरए मिलता रहेगा। ओह, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर फैमिली साथ चली गई है या कर्मचारी अकेला ही रहता है तो फिर उसे नई जगह जहां वो अभी काम कर रहा है वहां के रेट्स के हिसाब से एचआरए मिलेगा। ठीक है, ये नियम थोड़ी राहत देता है कर्मचारियों को जब ऐसे टेम्पररी मूव्स होते हैं। बिल्कुल। और जब कोई नौकरी ज्वाइन करता है या छोड़ता है, इस्तीफा देता है, रिटायर होता है, तब एचआरए कब से शुरू और कब बंद होता है? ये सीधा है। नियम 1708 कहता है कि एचआरए आपकी ज्वाइनिंग डेट से मिलना शुरू होता है। ठीक है। और जिस दिन आपकी सर्विस खत्म होती है, चाहे इस्तीफा हो, रिटायरमेंट हो या कोई और वजह, उस तारीख तक मिलता है। बस बाकी शर्तें पूरी होनी चाहिए, जैसे कि आप सरकारी क्वार्टर में न हो। सीधी बात है। अच्छा, अब एक और जरूरी चीज, छुट्टी, ट्रेनिंग या सस्पेंशन, इन पीरियड्स में एचआरए का क्या होता है, क्या मिलता रहता है? नियम 1712 शायद इसी पर है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए, छुट्टी, लीव, जब तक आपको छुट्टी के दौरान सैलरी मिल रही है, जैसे कि आपकी LAP या LHAP है, तब तक एचआरए भी पूरा मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप बिना सैलरी वाली छुट्टी पर हैं, जिसको EOL कहते हैं, EOL, हाँ, तो उस दौरान एचआरए नहीं मिलेगा। सिंपल है, सैलरी है तो एचआरए है, सैलरी नहीं तो एचआरए नहीं, EOL के केस में। ठीक है। और ट्रेनिंग?
ट्रेनिंग। अगर आप ट्रेनिंग पर कहीं बाहर गए हैं लेकिन आपकी फैमिली आपकी पोस्टिंग वाली जगह पर ही आपके घर में रह रही है तो एचआरए मिलता रहेगा। अच्छा। लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग वाली जगह पर ही कोई सरकारी रहने की जगह मिल गई है, जैसे हॉस्टल वगैरह, हाँ, मिल जाता है कई बार। तो फिर एचआरए बंद हो जाएगा। ठीक। और सस्पेंशन, अगर कोई सस्पेंड हो जाए? निलंबन। सस्पेंशन। अगर कोई कर्मचारी सस्पेंड है और उसे सस्पेंशन के दौरान जो अलाउंस मिलता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस, हाँ जीवन निर्वाह भत्ता, जी। वो मिल रहा है और वो सरकारी क्वार्टर में नहीं रह रहा है, तो उसे एचआरए मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं, आधा मिलेगा। यानी 50%। आधा एचआरए मिलेगा सस्पेंशन में। जी। अगर बाकी शर्तें पूरी हो रही हैं तो इन सब में भी वही लॉजिक दिख रहा है, क्या सैलरी मिल रही है और क्या रहने की कोई सरकारी व्यवस्था हो गई है। बिल्कुल। एचआरए का पेमेंट आपकी सर्विस की कंटिन्यूटी और आपकी रहने की असल सिचुएशन से जुड़ा हुआ है। एक और स्थिति है जो काफी लोगों के साथ होती होगी, जब पति और पत्नी दोनों ही सरकारी नौकरी में हों, तब एचआरए का क्या नियम है? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हाँ, नियम 1713 इसी सिचुएशन के बारे में है। अगर पति पत्नी दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे दोनों रेलवे में हो या एक रेलवे में एक कहीं और, केंद्र या राज्य सरकार में, तो पहला और सबसे जरूरी नियम, अगर उनमें से किसी एक को भी सरकारी क्वार्टर मिला हुआ है और वो साथ रह रहे हैं, तो दूसरे को एचआरए बिल्कुल नहीं मिलेगा। अच्छा, एक को क्वार्टर मिला तो दूसरे का एचआरए बंद। हाँ, लेकिन अगर दोनों में से किसी को भी सरकारी क्वार्टर नहीं मिला है और वो किराए के घर में रह रहे हैं, किराए पर, हाँ, चाहे एक ही शहर में हो या अलग अलग शहरों में पोस्टेड हो, तो दोनों ही अपने अपने बेसिक पे और पोस्टिंग के शहर के हिसाब से एचआरए ले सकते हैं, अलग अलग। दोनों ले सकते हैं अगर क्वार्टर नहीं है तो। जी। और अगर दोनों अलग अलग शहरों में पोस्टेड है तो जाहिर है दोनों को अपने अपने शहर के हिसाब से एचआरए मिलेगा, अगर वो वहां सरकारी क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं। तो यहाँ भी वही डबल बेनिफिट न देने वाली बात आ गई, एक को घर मिला तो दूसरे को भत्ता नहीं। बिल्कुल सही समझे। अच्छा, एक और सवाल दिमाग में आ रहा है। मान लीजिए 2 या 3 रेलवे कर्मचारी हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मिलकर एक फ्लैट किराए पर ले लिया, शेयरिंग में रह रहे हैं, तो क्या वो सब एचआरए क्लेम कर सकते हैं? हाँ, ये होता है। इसे साझा आवास या शेयर्ड अकोमोडेशन कहते हैं। नियम 1714 इसे कवर करता है। अगर कई कर्मचारी मिलकर किराया दे रहे हैं तो हर कोई एचआरए क्लेम कर सकता है, लेकिन जो एचआरए की कैलकुलेशन होगी वो इस आधार पर होगी कि वो असल में कितना किराया दे रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिए 2 लोग हैं और वो किराया आधा आधा बांट रहे हैं, तो एचआरए का जो उनका क्लेम है वो उनके हिस्से के किराए के हिसाब से देखा जाएगा। ये नहीं कि दोनों पूरे किराए पर एचआरए क्लेम कर लें। अच्छा, प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन इसमें यह कैसे पक्का होगा कि वो वाकई किराया दे रहे हैं? हो सकता है वो सिर्फ एचआरए लेने के लिए आपस में कहने कि हम किराया देते हैं। हाँ, ये पॉइंट वैलिड है। इसीलिए यहाँ पर किराए के पेमेंट का असली प्रूफ, मतलब सबूत, बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे कि रेंट रिसीट या बैंक स्टेटमेंट, जिससे पता चले कि पैसा मकान मालिक को ट्रांसफर हुआ है। खास तौर पे अगर मकान मालिक कोई रिश्तेदार है या अरेंजमेंट थोड़ा इनफॉर्मल टाइप का लगता है, तो डिपार्टमेंट पेमेंट का पक्का सबूत मांग सकता है। मकसद यही है कि भाई सिर्फ एचआरए लेने के लिए कोई कागजी अरेंजमेंट न बना ले, एक्चुअल खर्चा होना चाहिए। समझ गया। ट्रांसपेरेंसी और एक्चुअल पेमेंट का प्रूफ जरूरी है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मायने रखता है। एचआरए कैलकुलेट कैसे होता है? इसकी रकम निकालते कैसे हैं? जी, नियम 1711 इसी के बारे में है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। एचआरए इक्वल्स आपका मूल वेतन यानी बेसिक पे गुणा शहर के हिसाब से जो परसेंट तय है, यानी एक्स के लिए 24%, वाई के लिए 16%, जेड के लिए 8%, या डीए बढ़ने पर जो नए रेट्स हैं। मूल वेतन, इसमें क्या क्या शामिल है? सिर्फ बेसिक पे या कुछ और भी जुड़ता है? इसमें मेनली तो आपका बेसिक पे ही है, जो पे मैट्रिक्स के हिसाब से होता है। ठीक है। हाँ, अगर कोई डॉक्टर है और उसे एनपीए यानी नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस मिलता है, तो एनपीए को भी बेसिक पे का हिस्सा मानकर उस पर एचआरए कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा, एनपीए जुड़ता है। और क्या चीजें शामिल नहीं होती, जैसे टीए, डीए, ओवरटाइम? हाँ, ये भी जानना जरूरी है। एचआरए की कैलकुलेशन में आपका डीए महंगाई भत्ता, डीए ट्रैवल अलाउंस, ओटीए ओवरटाइम अलाउंस या कोई और स्पेशल अलाउंस, ये सब नहीं जुड़ते। सिर्फ बेसिक पे प्लस एनपीए अगर लागू हो? जी बिल्कुल, कैलकुलेशन सिर्फ इसी पर होती है।
और जो फाइनल अमाउंट आता है उसे शायद राउंड ऑफ भी करते हैं। हाँ, कैलकुलेशन के बाद जो भी फिगर आती है उसे अगले 10 रुपए के मल्टीपल में राउंड ऑफ कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी का HRA कैलकुलेट होकर आया 12,005 रुपए, हाँ, तो उसे 12,010 कर दिया, भी 12,010 रुपए मिलेगा। अच्छा, हमेशा ऊपर की तरफ राउंड ऑफ होता है अगले 10 रुपए पर। जी ठीक है, तो कैलकुलेशन का तरीका भी अब साफ है। आखिर में एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं, वसूली और ऑडिट। मान लीजिए गलती से किसी को ज्यादा HRA मिल गया या किसी ऐसे को मिल गया जिसे मिलना ही नहीं चाहिए था, तो क्या होता है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। नियम 1709 साफ कहता है कि अगर किसी कर्मचारी को HRA का गलत पेमेंट हो गया है, जैसे मान लीजिए वो सरकारी क्वार्टर में रह रहा था पर बताता रहा कि नहीं रह रहा और HRA लेता रहा, या किसी और वजह से उसे ज्यादा पेमेंट हो गई, तो वो जो ज्यादा पैसा दिया गया है, जिसे ओवर पेमेंट कहते हैं, उसकी वसूली जरूर होगी। वसूली होगी ही होगी, कोई माफी नहीं। नियम तो यही कहता है कि वसूली अनिवार्य है। और ये गलतियां पकड़ में कैसे आती हैं? कोई चेकिंग होती है? हाँ बिल्कुल, इसके लिए ऑडिट और वेरिफिकेशन का पूरा सिस्टम है। नियम 1709 और 1715 इसी पर जोर देते हैं। समय समय पर ऑडिट होता है। क्या देखते हैं ऑडिट में? ऑडिट टीम ये चेक करती है कि HRA का जो पेमेंट हो रहा है वो नियमों के हिसाब से सही है या नहीं। वो देखते हैं कि कर्मचारी कहीं सरकारी क्वार्टर में तो नहीं रह रहा, जो रेंट रिसीव दी गई है वो ठीक है या नहीं, शहर का जो क्लासिफिकेशन XYZ है वो सही लगाया गया है या नहीं, रेट सही है या नहीं। काफी चीजें चेक होती हैं। और अगर ऑडिट में कोई गड़बड़ी मिलती है तो फिर वसूली की कार्रवाई शुरू की जाती है। मतलब सिर्फ रसीद जमा कर देना या डिक्लेरेशन दे देना ही काफी नहीं, उसकी बाद में जांच भी हो सकती है। बिल्कुल, इसीलिए कर्मचारियों के लिए जरूरी है कि वो जो भी जानकारी दें, जैसे कि वो सरकारी आवास में नहीं रह रहे हैं, वो बिल्कुल सही हो और रसीदें असली हो। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने एक सर्कुलर के जरिए इन पेमेंट्स के एनुअल सर्टिफिकेशन, मतलब सालाना पुष्टि पर भी जोर दिया है। अच्छा, एनुअल सर्टिफिकेशन। हाँ, ताकि ये प्रोसेस और मजबूत हो सके। तो चलिए, आज हमने काफी गहराई से रेलवे HRA नियमों को समझने की कोशिश की। इसका मकसद क्या है, शहर के हिसाब से रेट्स कैसे बदलते हैं, DSA का क्या कनेक्शन है, कब HRA नहीं मिलता, रेंट रिसीट की क्या जरूरत है, और फिर छुट्टी, ट्रेनिंग, सस्पेंशन या पति पत्नी दोनों के सरकारी नौकरी में होने जैसी स्पेशल सिचुएशंस में क्या होता है। जी, हमने ये भी जाना कि CCA अब नहीं मिलता, HRA की कैलकुलेशन कैसे होती है, और सबसे जरूरी, गलत पेमेंट हो जाए तो वसूली, ऑडिट का क्या रोल है। बिल्कुल, ये सारे नियम मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। कोशिश ये है कि कर्मचारियों को उनकी पोस्टिंग वाली जगह पर रहने के खर्चे में मदद मिले। हाँ, ये सिस्टम शहर की महंगाई, समय के साथ होने वाले बदलाव जैसे DA को भी ध्यान में रखता है, लेकिन साथ साथ ये भी पक्का करता है कि सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो, किसी को डबल फायदा ना मिले। हाँ, ये संतुलन साधना जरूरी है। निश्चित रूप से। और यहीं पर एक बात सोचने की आती है। हमने देखा कि HRA का जो बेसिस है वो शहरों का XYZ क्लासिफिकेशन है, जो मेनली आबादी पर आधारित है। हाँ, पॉपुलेशन पर। लेकिन अब जैसे जैसे भारत बदल रहा है, कई छोटे शहर बहुत तेजी से डेवलप हो रहे हैं। हो सकता है किसी Z शहर में रहने का खर्चा किसी पुराने Y शहर जितना या उससे भी ज्यादा हो गया हो। ये तो मुमकिन है, बिल्कुल। तो सवाल ये उठता है कि भविष्य में क्या ये सिर्फ आबादी पर आधारित XYZ बंटवारा हमेशा ठीक बैठेगा, या फिर हमें रहने की असल लागत, मतलब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिविंग, या किसी और इंडेक्स के आधार पर HRA तय करने के बारे में सोचना पड़ेगा। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद आगे चलकर ध्यान देने की जरूरत हो सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या मौजूदा सिस्टम भविष्य की जरूरतों के लिए काफी रहेगा। चलिए, ये एक अच्छा विचार है जिसके बारे में सोचा जा सकता है।